हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किस तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या कॉमन चीज होती है उनमें, किस तरह से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये सब चीजें डील करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेआउट डायग्राम बनाया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक कैपेसिटर है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। तो इसका आउटपुट दूसरे कैपेसिटर के इनपुट के साथ, मैं इसको आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जैसे ये कैपेसिटर का इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, तो दूसरे कैपेसिटर का आउटपुट पहले के इनपुट से और दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट से, इस तरह से लगातार ये जुड़ते चले जाएं, तो इनको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि देखो, कैपेसिटर के जब हम बात करेंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। एक तो होगा चार्ज, एक होगा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और एक होगा कैपेसिटेंस। हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चार्ज, पोटेंशियल और क्या होगा, कैपेसिटेंस। जिस तरह से करंट के केस में हम बात करते हैं पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस की, वैसे ही यहाँ पर कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर, पोटेंशियल और चार्ज, तीन चीज़ों के बारे में बात होगी। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो उनके अलोंग जो भी चार्ज फ्लो होगा, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सबके अलोंग जो चार्ज फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ हो गई कि चार्ज थ्रू all the capacitors, charge through all the capacitors are same। यानी कि अगर पहला वाला कैपेसिटर है उससे जो चार्ज है वो Q1 है, दूसरा वाला है उससे चार्ज Q2 है, और तीसरा वाला Q3 है, एंड Qn तक हम बात करें तो ये सारे किसके बराबर होंगे, Q के बराबर होंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी कि सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो सभी के अलोंग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप is different for each capacitor। तो अगर हमें कहा जाए कि ये जो जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं इनके लिए एक नेट पोटेंशियल आप निकाल दीजिए, है ना, इनके अक्रॉस नेट पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो नेट पोटेंशियल जो होगा, मान लेते हैं वो V है, तो V यानी कि ये जो बैटरी वाला V है, ये V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चला जाएगा, N तक चला जाएगा। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो चार्ज है वो किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल ड्रॉप, Q इक्वल्स टू C इंटू V, यानी कि V को हम लिख सकते हैं Q ओवर C। ठीक है, तो ये जो नेट वोल्टेज है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q, क्योंकि Q हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल्स टू अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, N तक, तो Q अपॉन Qn अपॉन Cn। अब हमें पता है कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3, और ये सारे किसके बराबर है, बराबर है Q के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से वैल्यू को हटा देंगे, किसकी वैल्यू को, Q की। ये Q, ये Q, ये Q, ये Q सब क्या होंगे, मर जाएंगे। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड कहाँ तक जाएगा, ये 1 अपॉन Cn तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे, तो उसके लिए आप इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस निकालोगे वो कैसे निकालोगे, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरह से वो चीज़ आगे कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई, कॉमन सी बात हो गई। अब यदि हमें एक सर्किट में दो कैपेसिटर लगा के दे दिए मान लो, और हमें पूछा जाए कि उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी और जो वोल्टेज है हर कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होगी, तो उसका हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उसका हम शॉर्टकट देखेंगे कि उसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, एक की कैपेसिटेंस है C1 और एक की कैपेसिटेंस है C2। वोल्टेज है एक के अक्रॉस V1 एक के अक्रॉस है V2, चार्ज दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है,
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये हमने अभी बात की, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस कितना हो जाएगा 1/C2, क्योंकि यहाँ पर कितने कैपेसिटर लगे हैं, 2 लगे हैं। इनका इक्विवेलेंट, इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा C1 C2, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो गया C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। ये तो हो गई बात एक। फिर क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के अक्रॉस जो चार्ज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, C1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा, C2 V2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, V2 की, तो V2 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, C1 V1 ओवर C2 ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख दोगे, Q ओवर C2, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। और एक चीज़ इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड, और एक चीज़ मेरे को ये पता है कि V इक्वल्स टू क्या है, V1 प्लस V2। V1 किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है। एक मिनट, ठीक है, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं, यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन का अगर आप यूज करते हैं तो V इक्वल्स टू किसके बराबर है, V1, और V2 की वैल्यू यहां से किसके बराबर है, C1 V1 ओवर C2, ठीक है। तो V इक्वल्स टू V1 कॉमन आ गया, यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा C2 प्लस C1, मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है, और ये क्या हो गया, C1 हो गया, है ना, C2 रहेगा यहाँ पर। तो V1 की जो वैल्यू है यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, VC2 ओवर C1 प्लस C2। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई किसकी, 1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की। सिमिलरली यदि आपसे पूछा जाएगा कि V2 की वैल्यू बताओ, तो देखो V1 की जब मैंने वैल्यू निकाली है तो उसके लिए कंसीडर हुआ है C2, तो इसका मतलब जब मैं V2 की वैल्यू निकालूंगा तो V2 की वैल्यू को मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूंगा, किसके बराबर होगा, VC1 ओवर C1 प्लस C2। यानी कि जो वोल्टेज और जो कैपेसिटेंस है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यानी कि डिक्रीज होगा, और यदि कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ गया कि यदि आपको 2 कैपेसिटर हैं जो सीरीज में लगा के दिए हुए हैं और आपसे पूछ लिया जाए, उनकी कैपेसिटेंस आपको पता है, नेट वोल्टेज आपको पता है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के अलोंग क्या निकाला जाए, निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस, और 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतनी बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, क्योंकि 4 सेम है, तो C1 V1 इक्वल्स टू क्या है, C2 V2। यानी कि अगर आप एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, मान लो आपने V1 की निकाल ली, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख के आप C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो या V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की तो क्या निकल के आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है इज ऑलवेज लेस देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यानी कि ये जो C इक्विवेलेंट होगा ये हमेशा C1 से या C2 से क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, ऑलवेज लेस देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है कैपेसिटेंस की, मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू है 2 और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू है 4। तो अगर आप C इक्विवेलेंट निकालोगे, C इक्विवेलेंट में डायरेक्ट यहाँ से निकाल दूँ तो कितना आएगा, 2 × 4 अपॉन 2 + 4, तो ये कितना बनेगा 8, और ये आएगा नीचे कितना 6, तो ये कैंसिल आउट करो, कितना हो गया 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, और ये आएगा समथिंग 1.33। तो अब आप देखोगे कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है ये इस C1 से भी कम है और C2 से भी कम है। तो डायरेक्ट आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिल गया कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात होगी तो वो दोनों ही कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या होगी, कम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से क्या मिल रही है, क्योंकि चार्ज सेम है तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि यदि पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, या ऐसा कह लो यदि कैपेसिटेंस स्मॉल होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, एंड होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा
कि जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर थे वो इस तरह से लगे थे कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड था, तो वो लगातार कनेक्ट हुए जा रहे थे, तो वो जो कॉम्बिनेशन था उसको हमने बोला था क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर क्या होगा कि जितने भी कैपेसिटर है उनका जो इनपुट है, ये कैपेसिटर है C1, इसका इनपुट मतलब ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये सभी एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, और दूसरा जो टर्मिनल है इनका वो सभी एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। तो अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। जब हमने सीरीज कनेक्शन की बात की तो वहां पर क्या था, वहां पर हर कैपेसिटर के अलोंग चार्ज की वैल्यू क्या हो गई थी, सेम हो गई थी। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर हर कैपेसिटर के लिए उसके अलोंग वोल्टेज की वैल्यू या पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन PD is same for all the capacitors, यानी कि सभी कैपेसिटर्स के लिए उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, यानी कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 एंड ये n तक जाएगा, और ये सब किसके बराबर होंगे, V के बराबर होंगे। वहां पर क्या था कि जो नेट वोल्टेज था वो इक्वल था किसके, समेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स, जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनके समेशन के बराबर था जो नेट वोल्टेज था। यहां पर सब में चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो चार्ज डिफरेंट होगा, तो नेट जो चार्ज होगा सभी कैपेसिटर्स के अलोंग जो चार्ज होगा उनके समेशन के बराबर होगा। तो दूसरी चीज यहां पर क्या आ गई, चार्ज इज डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि यहां पर हमें Q फाइनल जो नेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, Q1 प्लस Q2 मिलेगा। अब क्योंकि हमें पता है कि Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, CV, तो हम यहां से क्या लिख देंगे, ये तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट, वोल्टेज सेम रहेगा, इसको लिख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2, और ऊपर हमने देखा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सभी के लिए सेम है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2, एंड ये चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, Cn तक जाएगा। इसको भी आप ऐसे लिख लो, Cn Vn तक चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस किसके लिए, जब कॉम्बिनेशन होगा किसमें, पैरेलल में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वो रेसिप्रोकल में आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से चलेगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे चलेगा, C1 प्लस C2 प्लस Cn, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये तो बात हो गई नेट कैपेसिटेंस की। अब यदि जिस तरह से हमने सीरीज में देखा कि हमने वोल्टेज निकाला, ठीक है, वहां पर वोल्टेज निकाला दो अलग अलग कैपेसिटर के अलोंग और वो रेसिप्रोकल आया था, यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, एक की जो कैपेसिटेंस है वो C1 है और एक की कैपेसिटेंस C2 है। एज वी नो कि जो इसकी नेट कैपेसिटेंस होगी, नेट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, C1 प्लस C2, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी कि चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, इसको लिख दिया मैंने सेकंड। वोल्टेज यहाँ पर सेम होगा, तो वोल्टेज सेम होगा तो वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, Q1/C1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q2/C2, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड से यदि Q2 की वैल्यू को मैं 2 में रिप्लेस पुट कर दूं तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q1, और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1/C2/C1। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, Q1 कॉमन आ गया, ये बन जाएगा C1 प्लस C2/C1, ये बनेगा। तो यहां से मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो Q1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, QC1/C1 प्लस C2, और सिमिलरली क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए चार्ज और कैपेसिटेंस, इसलिए Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QC2/C1 प्लस C2। तो जिस तरह से वहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, किसको निकालने का, इंडिविजुअल कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप ये पूरा फंडा लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या आ रही थी, कम आ रही थी। यहां पर जो
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी, फिर से हम अज्यूम कर लेते हैं भाई, यहाँ पर मान लो कैपेसिटेंस है 2 और यहाँ पर है कैपेसिटेंस C 3, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना आना है, दोनों सीरीज में है तो कितना आएगा 5। तो 5 जो है वो 2 से भी ज़्यादा है और वो 3 से भी ज़्यादा है। तो ये जो है हमारी जो स्टेटमेंट है इसको ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि जो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, वहाँ पर था कि जो कैपेसिटेंस था वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के क्या था, रेसिप्रोकल था, यानी कि कैपेसिटेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल ड्रॉप कम। यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा चार्ज, या ऐसा कह लो जितना कम चार्ज उतना ही कम कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बहुत आसान था, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी और मेरे को ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का और क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, क्या फॉर्मूले सीरीज में यूज होंगे, क्या फॉर्मूले पैरेलल में यूज होंगे, क्या चीज़ें कॉमन होंगी सीरीज में और क्या चीज़ें कॉमन होंगी पैरेलल में होंगी। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो इनके ऊपर बन जाते हैं। मान लो कि क्वेश्चन यही बना दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन फ्रॉम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस और लेस देन फ्रॉम वन कैपेसिटेंस एंड ग्रेटर देन फ्रॉम अदर कैपेसिटेंस। इस तरह के इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है। फिर इसमें एक तीसरी चीज निकलती है, इंपॉर्टेंट चीज, यदि कोई जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए। दो तरीके हो सकते हैं उसको रखने के। एक तरीका है कि जो डाइलेक्ट्रिक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, किसकी, कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस के परपेंडिकुलर हो। यानी कि ये, अब जैसे डाइलेक्ट्रिक तो रखा है ऐसे, डाइलेक्ट्रिक रखा है ऐसे रखा है ना, ऐसे रखा है, ये रखा है डाइलेक्ट्रिक, और जो कैपेसिटर है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो उसकी ये डायरेक्शन होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो इंटरफेस है, डाइलेक्ट्रिक का जो इंटरफेस है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसको कंसीडर करेंगे हम कि जो कैपेसिटर हैं डाइलेक्ट्रिक हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स बना रहे हैं, और कैपेसिटर्स बना रहे हैं जो कि किस में है, सीरीज में है, जो कि किस में है, सीरीज में है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक प्लेस किया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस इस डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम इसको कंसीडर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एक्ट लाइक अ कैपेसिटर एंड होल नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे कि यहां पर मैंने फाइनल बनाया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक आने पर कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है, इसके ऊपर हमने लेक्चर बनाने वाले हैं जिसको आप जल्दी ही देखने को आपको मिलेगा वो। तो जैसे यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हो गया C1 C2 Cn, तो ये किस में आ गए, सीरीज में आ गए। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक जब हम प्लेस कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, और K क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, या इसको ER से भी लिखते हैं हम। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, K से। K क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब ये सीरीज में लगे हैं तो इनके लिए सबके लिए C1 C2 Cn, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो यहाँ पर सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। इसी तरह से इसमें एक दूसरा केस बनेगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। अब यहां पर इस चीज का क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये है, इसकी डायरेक्शन ये है,
और जो डाइलेक्ट्रिक की इंटरफेस है, डाइलेक्ट्रिक भी अब कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ना, इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाए तो उसको मान लिया जाता है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो मिलकर कैपेसिटर बना रहे हैं, और वो कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं, वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन इसका बन जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने को आ जाते हैं, तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगी, पैरेलल टू डाइलेक्ट्रिक पैरेलल टू इंटरफेस हो तो वो क्या बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। तो क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट। एयर कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटेंस है सी नॉट, ठीक है, सी नॉट। व्हेन द टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, ये K1 K2 आर इंट्रोड्यूस्ड एज शोन। ये साहब ये कहानी है। तो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। पहली वाली कंडीशन को अगर हम डील करें, ये वाली कंडीशन को, तो देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बनने वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन बनने वाला है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसको बोल दिया मैंने C1 और इसको बोल दिया मैंने C2। अब C1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक है, D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। और C2 क्या होगा, C2 होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2D हो गई। तो ये हो जाएगा 2D। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब K1 और K2 की वैल्यू हमें गिवन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, या डायरेक्ट लिख सकते हो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाऊं तो 1/C इक्विवेलेंट, ये 1/C1 लिखूंगा तो ये D ऊपर पहुंच जाएगा, D ऊपर पहुंच गया। K1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस यहाँ 2D ऊपर पहुंच जाएगा। K2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, कॉमन कितना आ गया है, कॉमन आ जाएगा हमारे पास D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये क्या बन गया, ये बन गया 1/2 प्लस 2। 1/2 अपॉन प्लस 2, ये जो चीज़ है वो क्या बनेगी, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ एलसीएम आ गया 2, 2 2 4, ये आ गया 5/2। ठीक है, और C इक्विवेलेंट की फाइनल जो वैल्यू आएगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर 5 इंटू D। अब ये जो चीज़ है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ये किसके बराबर होगा, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। जब इसके बीच में एयर होगी तो C नॉट की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। यानी कि इसको मैं क्या लिख दूंगा, C नॉट लिख दूंगा। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 C नॉट। तो ये तो हो गया पहले केस में। ठीक है ना, दूसरे केस की बात करो। दूसरे केस की बात करें, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। अब देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, यहाँ पर एरिया दोनों का हाफ हाफ हो गया। तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस लिख लो। कैपेसिटेंस कितना होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइड बाय 2। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का बनेगा ना कॉम्बिनेशन। और C1 की वैल्यू, K1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2, इसको A1 लिख लो एक बार, और एप्सिलॉन नॉट A, और ये जो है A कितना हो गया, अब A/2 हो गया, और D का D। तो 2 से 2 कैंसिल, C1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सिमिलरली आप निकाल लोगे वैल्यू C2 की, तो C2 की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिख दोगे आप लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A2 ओवर D। तो K2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, एप्सिलॉन नॉट A, और A की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो ये हो गया A ओवर 2D हो गया, है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, C2 की वैल्यू हो गई है। यही हुआ है कुछ चेंज, और बस यही हुआ है। तो अब नेट जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब वैल्यू डाल दो, तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A ओवर 2D। तो कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, और यहाँ बच गया 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 हो गया कितना, 3/2। तो एप्सिलॉन नॉट A यहाँ 3 आ गया अपॉन 2D। तो ये आ गया इसका फाइनल कैपेसिटेंस। जब ये सीरीज में थे और ये एप्सिलॉन नॉट A/D को हम क्या लिख सकते हैं, C नॉट। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 C नॉट।
जब हमने सीरीज में किया इसको तो सीरीज में इसके लिए आंसर आया 2/5 C नॉट, और जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा तो इसका आंसर आया 3/2 C नॉट। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 कैपेसिटर हैं, ये C है, ये C है, ये C है, और ये कंडक्टिंग वायर्स इनके बीच में लगे हुए हैं, तो हमें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये जो वायर है ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें किसी तरह का ना तो रेजिस्टेंस लगा है और ना कैपेसिटेंस लगा है। सिमिलरली ये भी एक कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पर भी किसी तरह का ना तो रेजिस्टेंस लगा है ना कैपेसिटेंस लगा है। उसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल है VA है, तो क्योंकि यहाँ पर A है तो पॉइंट, इसको भी हमने मान लिया VA, तो ये भी कितना हो जाएगा VA, ये भी कितना हो जाएगा VA, और ये भी कितना हो जाएगा VA। सिमिलरली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। और अगर ये B है तो यहाँ पर मान लिया हमने VB, तो ये भी हो गया VB, और ये भी हो गया VB, और ये भी हो गया VB हो गया। ठीक है, देखो अब इन कैपेसिटेंस को नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो अब एक चीज़ देखो, जो 1 है वो किस किस के बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में, VA और VB के बीच में। सिमिलरली जो 2 है 2 वो भी किस किस के बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में। सिमिलरली जो 3 है वो भी किस किस के बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में। यानी कि ये एक पॉइंट हो गया A, ये तीनों से कनेक्टेड है, एक एक एक, और एक पॉइंट हो गया ये, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये हो गया VB। तो इसकी कैपेसिटेंस भी C, इसकी कैपेसिटेंस भी C और इसकी कैपेसिटेंस भी C, और तीनों ही किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक कंडक्टिंग वायर जिसमें ना तो रेजिस्टेंस लगा है, ना कोई बैटरी लगी है, ना EMF सोर्स लगा है, ना रेजिस्टेंस लगा है, तो उसके अलोंग जो पोटेंशियल है वो पूरे के अलोंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को लो। अब यहाँ पर भी वही कहानी है कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक का वायर, इस पॉइंट को पहले मैं नाम देता हूँ, कोई इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लो मैंने P। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है, ये वायर यहाँ तक सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर है, इनके बीच में कुछ भी कनेक्शन, कुछ भी ना तो EMF सोर्स है, ना कैपेसिटेंस है, ना रेजिस्टेंस है। तो यानी कि यहाँ जो वोल्टेज होगा A पर, वही वोल्टेज कहाँ होगा, P पर। तो A और P को दोनों को एक पॉइंट के ऊपर हम ले आएंगे। तो हम नया सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर ही A पॉइंट आ गया और इसी पर P पॉइंट आ गया, तो यहाँ से मेरा ये निकल गया ऐसे, ये ऐसे निकल गया। ठीक है, और एक ये पहले से कनेक्टेड है यहाँ पे कैपेसिटर, ये C कनेक्टेड है ऑलरेडी, और ये यहाँ पर एक C आ गया, और ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये कैपेसिटेंस C, ये C और ये भी C। अब देखो ये दोनों जो हैं, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये दोनों पैरेलल में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C। और ये जो पैरेलल में है ये इस C के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। यानी कि अब जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, और अब जो बनेगा ये तो हो गया 2C, और ये हो गया कितने का, C का, और ये 2C और C किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2C इंटू C ओवर 2C प्लस C, यानी कि 2C स्क्वायर ओवर 3C। तो कितना मिलेगा, C इक्विवेलेंट मिलेगा हमें 2C ओवर 3। ठीक है, तो अब जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, A B, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2C ओवर 3, और ये बन गया, और यहाँ पर है C। तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2C ओवर 3 प्लस C। तो LCM जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 LCM आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 2C, और यहाँ कितना बचा, 3C। तो 2C और 3C कितना हो गया, 5C। तो जो फाइनल रिजल्ट आ गया C इक्विवेलेंट का वो कितना आ गया, 5C/3। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ पर वो कितना आ गया, 5C/3 आ गया। यहाँ जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, 5C/3। तो जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर आपको ये देखना था कि जो पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर उनको रिड्यूस करके किस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, सीरीज बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, या दोनों का मिक्स बन रहा है। नया क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें बोला है 3 कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट A एंड B।
ए और बी के अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस बताना है, यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। तो अब एक चीज़ नोट करो कि ए और पी के बीच में कुछ नहीं है और पी और बी के बीच में भी कुछ नहीं है, यानी कि ए पर जो वोल्टेज है वही कहाँ पर है, पी पर है, और वही कहाँ पर हो जाएगी, बी पर हो जाएगी। तो ये सीधे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गए, कौन, ए और बी। तो ये सीधे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गए, तो इसका मतलब सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ फ्लो हो जाएगा, डायरेक्टली ए से किधर फ्लो हो जाएगा, बी में। इन कैपेसिटर्स में कोई चार्ज ही नहीं जाएगा, और कोई चार्ज ही नहीं जाएगा, इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 0। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस ए बी and P are connected by a conducting wire, hence circuit is short circuited, therefore no charge will flow through any of capacitor, hence equivalent capacitance is 0। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, कहीं आप ऐसा करो कि पहले इन दोनों का आप बना लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, या कह दो कि तीनों पैरेलल में है, तो इसका आंसर लिख दो 3C। 3C भी ऑप्शन में मिलेगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। शॉर्ट सर्किट होते ही सारा का सारा चार्ज जो है जिस वायर से शॉर्ट सर्किट हुआ है उसके फ्लो हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, एरिया है ए, एंड अ सेकंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। द एरिया ऑफ ईच स्टेयर इज a/3। हर एक स्टेयर का जो एरिया है वो a/3 है, एंड द हाइट इज d, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो इसका अरेंजमेंट निकालना है इस कैपेसिटेंस का। तो सबसे पहले तो देखो, ये जब अरेंजमेंट का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये कनेक्शन कुछ इस तरह से है, यानी कि जो कैपेसिटर की प्लेट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक की इंटरफेस है, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी इसको ऐसे थोड़ी कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे। तो जो कैपेसिटर की जो प्लेट है और जो डाइलेक्ट्रिक की इंटरफेस है, वो उनका जो डायरेक्शन हो गई वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो तीनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि ये जो बन जाएगा कुछ ऐसे बन जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक को नाम दे दो C1, एक को नाम दे दो C2, एक को नाम दे दो C3। अब देखो सबसे पहले C1, अगर ये C1 है तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट a/3, क्योंकि सबका एरिया कितना है, a/3 है। इसके लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। C2 की जो वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट a/3, और d जो है वो d, अब वो यहाँ से यहाँ तक हो गया तो कितना हो गया, 2d। और सिमिलरली C3 जो है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/3, और ये कितना हो जाएगा, 3d। तो यानी कि ये वैल्यू बन गई एप्सिलॉन नॉट a/3d, ये वैल्यू बन गई एप्सिलॉन नॉट a/6d, और ये वैल्यू बन गई एप्सिलॉन नॉट a/9d। अब ये तीनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर वैल्यू डाल दो, यहाँ पर वैल्यू डालोगे तो सब में से कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/3d मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इस तरह से बच जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a/3d, ये तो ऐसा का ऐसा लिखा रहा, और 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ बना 6, यहाँ बना 3 और यहाँ बना 2। तो ये हो गया 6 और 3 9 और 2 11, और 11/6 तो 6 3 18, तो ये बन गया हमारे पास 11 एप्सिलॉन नॉट a/18d। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होपफुली आपको ये जितने भी क्वेश्चंस किए, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड किए, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।